हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल की। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे मैं बात करने वाला हूं। और ये मान लीजिए बेटा कि अगर आज का इस सेशन अगर आपने अच्छे से देख लिया, 70% आपका इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में वो आप कवर कर लेंगे। मेजॉरिटी क्वेश्चंस बेटा इसी कॉन्सेप्ट पर पूछे जाते हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। हालांकि इस पेपर का जो वेटेज है 5 to 7 मार्क्स का है, उससे ज्यादा इस चैप्टर से 7 भी बहुत ज्यादा है, मतलब 5 मार्क्स तक इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप यूं मान लीजिए कि अगर 5 मार्क्स में से एक आपका एमसीक्यूएस में चला जाएगा, बाकी जो 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो इसी पर आधारित होता है, यहीं पर आपका इसका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई होगा, आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये सारा चीज मैं आपको एक एक करके आज के सेशन में बताऊंगा। अगर ये सेशन आपने ध्यान से देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं टेक्स्ट बुक की भी जरूरत पड़ेगी। तो आज के सेशन में बेसिकली हम डिस्कस किसके ऊपर करने वाले हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को और जो ये फीचर्स है इस पीरियोडिक टेबल का उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हम सबसे पहले हर एलिमेंट का एटॉमिक साइज डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसकी वैलेंसी को समझेंगे, देन द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मेटॉलिक एंड नॉन मेटॉलिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं किसी भी एलिमेंट के। तो ये इन्हीं सारी प्रॉपर्टी पर आज का सेशन है। क्वेश्चन भी इसी सारे कॉन्सेप्ट पर ही आपसे पूछेगा। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि अगर कोई ये एटम आप मान लीजिए उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट है, तो न्यूक्लियस से इस ऑर्बिट के बीच की दूरी रेडियस कहलाती है। क्या कहा मैंने कहा न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट जो शेल है, जो ऑर्बिट है, उनके बीच की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। ये आप ध्यान में रख लो। जितना रेडियस बड़ा होगा एटॉमिक साइज उतना ज्यादा होगा, जिसका रेडियस कम होगा एटॉमिक साइज उसका कम होगा। ठीक है बेटा, आप एक चीज ये जान लो तो पहले, एटॉमिक साइज बढ़ता और घटता कब है। रेडियस को, एटम के रेडियस को पिकोमीटर यूनिट में मेजर करते हैं। पिकोमीटर, ये आपको याद रखना है, यूनिट ऑफ रेडियस इसको पिकोमीटर में मेजर किया जाता है, दैट इज पीएम। अगर मैं लिथियम का एटॉमिक रेडियस आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे? 152 पीएम, दैट इज 152 पिकोमीटर। एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power 12 मीटर। ये इसका बेसिक यूनिट है। आप पहले जान लीजिए कि रेडियस के आधार पर अब हम कैसे एटॉमिक साइज को जानेंगे। सो एटॉमिक साइज को अगर आपको जानना है तो एक चीज आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि जैसे मैंने लिथियम का एग्जांपल कंसीडर किया, ये लिथियम का न्यूक्लियस है, इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं बेरिलियम की तरफ, बेरिलियम या सोडियम की तरफ मान लो मैं बढ़ रहा हूं। तो सोडियम का एटॉमिक, ये हो गया सोडियम का न्यूक्लियस। अब इसके पास पहला शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा शेल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 281, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। ओके, अब आप देखिए इस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच की दूरी, कभी भी रेडियस मेजर किससे होता है? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसमें तो 2 शेल है, 2 ऑर्बिट है, बट मैं बाहर वाले से कंपेयर करूंगा। यहां पर देखिए ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट,
किसका डिस्टेंस ज्यादा लग रहा है? ऑब्वियसली सोडियम का। तो सोडियम का एटॉमिक रेडियस जो है या एटॉमिक साइज जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द लिथियम, एज कंपेयर टू द लिथियम। अब हम, तो ये होता है किसी भी एटम का एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज डिपेंड करता है उस एलिमेंट के रेडियस पर। रेडियस यानी कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। ओके, अब हम बात करेंगे वैलेंसी की। वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा, जितना भी होगा वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझो। अब यहां पर जैसे मैंने लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 लिखा है, तो आउटर मोस्ट में कितना आएगा? 1। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? लिथियम का 1। बेरिलियम का 2 2 आता है, तो बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। बोरॉन का 3, कार्बन का 4, नियॉन नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 7 और नियॉन का होगा 8। तो इस तरीके से जो भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ये तो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बात होती तो वैलेंसी किसे कहते हैं? बेटा वैलेंसी कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा या फिर वो गेन करेगा। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। सो बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ एटम। किसी भी एटम या एलिमेंट की वैलेंसी अगर आपको पता करनी है तो आपको सबसे पहले उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर रहा है, गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो डिपेंड करता है बेटा, जैसा कि आप जानते हैं सेकेंड मोस्ट जो ऑर्बिट होता है, सेकेंड ऑर्बिट जो होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 8 इलेक्ट्रॉन रखने की। ठीक है, वो अपने आउटर मोस्ट शेल में इट कैन एकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर आधे से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी कि 4 से ज्यादा, 8 का आधा हाफ 4 होता है, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो वो 100% गेन करेगा, और 4 से कम हुआ तो वो लूज करेगा। जैसे लिथियम का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब लिथियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। सोडियम, लिथियम से चलो मैं ले लेता हूं, जैसे फ्लोरीन का ले लेता हूं, मैं एग्जांपल लेता हूं फ्लोरीन का। ये न्यूक्लियस है, ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा शेल है जहां पे 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी आप मुझे सोच के बताओ कि लिथियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा या अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन गेन करना उसके लिए आसान होगा? क्लियर है ना बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन देना वो ज्यादा उसके लिए कन्वीनियंट होगा ना। तो यहां पर लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वहीं दूसरी तरफ फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे किसी से ले तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और या तो अपने 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे तो भी वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो यहां पे लिथियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता, लूज करता है, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे हो जाता है? कभी सोचा है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे हो जाता है? देखो बेटा, मैंने पिछले सेशन में आपको पढ़ाया था, हर एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बताया था मैंने, जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। अब सोच के देखो, ये लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बट जो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो तो एज इट इज रिमेन सेम।
तो पहले जो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 3। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन, इसके पास बेटा प्रोटॉन ज्यादा है ना, 3 प्रोटॉन एज इट इज है, तो इसके लिए अब ये पॉजिटिव काम करेगा, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पर जो लिथियम है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी शो करेगा, कैरेक्टर शो करेगा, क्योंकि यहां पर प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिविटी ज्यादा है। इसलिए कहा जाता है ना कि आपके अंदर की जितनी नेगेटिविटी चीज है, जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं वो आप बाहर निकाल दो, आप अपने आप पॉजिटिव काम करने लगोगे। ठीक है, और यहां पर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब फ्लोरीन में पहले कितने इलेक्ट्रॉन है, 9, एटॉमिक नंबर 9 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 9 है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे इसके पास प्रोटॉन भी 9 होंगे, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो अब प्रोटॉन तो 9 है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो अब नेगेटिव वाला ज्यादा है या पॉजिटिव वाला प्रोटॉन ज्यादा है, द आंसर इज इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड, सो एटम एक्ट एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यही प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर शो करेगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव शो करने वाले जो एलिमेंट हैं उन्हें हम कहते हैं कैटायंस, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर शो करने वाले होते हैं एटम या एलिमेंट, उन्हें हम कहते हैं एनायंस। अब यहां पे लिथियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 1, सो लिथियम +1, क्यों +1 आया, वो तो लूज कर रहा है, तो ये पॉजिटिव वर्क करेगा ना बेटा, प्लस का साइन होता है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और 1 का मतलब होता है कि ये लूज कर रहा है। ठीक है, और वही फ्लोरीन का क्या आएगा, Fe इज इक्वल टू -1, क्यों -1, तो माइनस का मतलब क्या होता है कि वो गेन कर रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन, फ्लोरीन, और कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की तरह का कैरेक्टर वो शो करेगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी यानी कैटायन, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी यानी कि एनायन फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट, और ये किस पर बेस्ड है, लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। सो अगर यहां पर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे पूछ सकता है। अब मैं आपको इसके अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ लेके चलता हूं। तो यहां पर आपको वैलेंसी निकालने आ गया। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। लेकिन वैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट मैं आपको बताऊंगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 4 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना है, 7, तो 7 उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम के आउटर मोस्ट में है 1, तो 1 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है बेटा, ओके आगे बढ़ते हैं। अब हम पता करेंगे वैलेंसी, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होती है, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होती है, कैसे पता करेंगे। अगर देखो बेटा 4 से कम, जैसे कि सेकेंड ऑर्बिट में उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करता है कोई भी एलिमेंट। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन को ले लूं, ये इसका पहला ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ऑर्बिट है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। तो 4 से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन, तो इसे बेसिकली क्या करना है कि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए आसान हो जाएगा।
या अपने इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्या आसान काम होगा, इट इज वेरी इजी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा 6 देने की बजाय। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लेगा वो उसकी हो जाएगी वैलेंसी। तो यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है बेटा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये इसकी हो जाएगी वैलेंसी, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी 2 लेते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था 6। तो आपको क्या करना है, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आधे से कम हुआ तब तो वो लूज कर देगा, क्योंकि वो उसके लिए करना आसान है। और अगर आधे से ज्यादा हुआ, दैट इज इफ इट इज मोर देन 4, देन इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन। और कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जैसे कि सिलिकॉन ले लो, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं 4, या कार्बन ले लो 4 हैं। तो कार्बन 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है। तो इसके लिए कार्बन क्या होता है, वो हाईली रिएक्टिव, वो किसी के भी साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो बेसिकली यहां पर क्या बताना चाहता हूं कि जो भी उसके आउटर मोस्ट 4 से कम हुआ बेटा तो वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। जैसे लिथियम में इलेक्ट्रॉन कितना है आउटर मोस्ट में 1, तो 1 उसकी वैलेंसी होगी। बेरिलियम की कितनी है 2, तो 2 उसकी वैलेंसी हो जाएगी। बोरॉन की कितनी है 3, तो 3 उसकी वैलेंसी हो जाएगी। आधे से कम है ना बेटा, तो वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन जहां अब जैसे नाइट्रोजन में कितना है आउटर मोस्ट में 5 है, तो 5 उसकी वैलेंसी नहीं होगी। इस 5 को आप माइनस करो, 8 - 5 दैट इज 3। तो इस नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी 3। अगर 8 4 से ज्यादा है तो आप 8 से माइनस करो, और अगर 4 से कम है तो वो डायरेक्टली उसकी वैलेंसी होगी उस पर्टिकुलर एलिमेंट की। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। पीरियड और ग्रुप में एक चीज आप नोटिस करोगे कि पीरियड में देखो क्या होता है, जब मैं पीरियड ग्रुप की मैं जब बात करता हूं तो ग्रुप में आप देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सबका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। और नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले में 1 शेल था, लिथियम में 2 शेल आ गया, सोडियम में 3 शेल आ गए, पोटेशियम में 4 शेल आ गए, 2 8 8 1। और सबका इलेक्ट्रॉन, सबकी वैलेंसी है 1, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। अगर मैं जब ग्रुप 2 की बात करूंगा तो ग्रुप 2 में आप क्या देखोगे, अगेन वैलेंसी बढ़ती है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। बेरिलियम का 2, मैग्नीशियम का 2, कैल्शियम का 2। तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। मैंने बढ़ता कहा, बढ़ता बेटा इसका एटॉमिक शेल है, ऑर्बिट है, शेल बढ़ता है। बट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो सबका सेम रहेगा, भले कितना भी शेल बढ़ता जाए, ठीक है। और जब मैं किसी पर्टिकुलर पीरियड की बात करूंगा, हाँ वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। देखो लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, बेरिलियम का 2, बोरॉन का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का 7 और नियॉन का 8। अब आप देखो बेटा पहले सेल की कैपेसिटी कितनी होती है, पहला सेल कितना इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा या एकोमोडेट करेगा 2। तो यहां हीलियम में देखो 2 है ऑलरेडी। दूसरा शेल कितना करता है 8, नियॉन में ऑलरेडी 8 है। आर्गन में कितना है अगेन 8, तीसरा शेल भी 8 तक ही रखता है इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद आगे पास कर देगा। तो कहने का मतलब है हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये क्रिप्टॉन, ये नोबल गैस इनको कहा गया, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं होंगे, क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। तो ऑक्टेट कंप्लीट है, वो स्टेबल है, उसको रिएक्शन की जरूरत नहीं है। इसके लिए मेंडलीव ने इसके लिए नोबल गैस के लिए 18 ग्रुप बनाया। तो अगर किसी ने फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ लिया कि नोबल गैस कहां पर रखे गए हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ग्रुप 18 में नोबल गैस को रखा गया है। क्यों रखा गया, क्योंकि उनके ऑक्टेट कंप्लीट है, उनको जरूरत नहीं इलेक्ट्रॉन शेयर करने की। ठीक है बच्चा, ओके। तो यहां पर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, वैलेंसी समझ में आ गई। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट था, कि कैसे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का मेटॉलिक कैरेक्टर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कैसे बढ़ता है। ठीक है,
और नॉन आयनिक कैसे डिक्रीज होता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बढ़ रही है और आई मीन कैसे घट रही है, और पॉजिटिविटी कैसे बढ़ रही है, ये हम कैरेक्टर पीरियोडिक टेबल में आए हुए सारे एलिमेंट का अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं इसके बेसिक कैरेक्टर्स की तरफ। ओके स्टूडेंट, मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है? मेटल्स हैविंग अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इजली। अगर मेटल है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। जैसे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से लूज कर देगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा, या दैट इज 2 8। उसी तरीके से मैग्नीशियम भी क्या करेगा? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 2। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। तो इससे आपको क्या एक बात समझ में आई कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा, या आप कह सकते हो द एलिमेंट हैविंग अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इट्स कॉल्ड अ मेटालिक, इट शोज देयर मेटालिक कैरेक्टर। तो ऐसे एलिमेंट मेटालिक कैरेक्टर को शो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करते हैं। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेंगे वो कहलाएंगे नॉन मेटालिक, है ना। मेटल और नॉन मेटल का ये भी एक कैरेक्टर है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखता है, और वेयर एज मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूजली होल्ड करके रखते हैं। ओके स्टूडेंट, अब अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करूं, जहां पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे मैंने कुछ एलिमेंट लिए हैं, तो पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इनमें मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? आइए पहले इसे समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर दूर है ना, सेकेंड ऑर्बिट में है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में बढ़ते जाता है, आपको पता है कि सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस, जिसके पास क्या होता है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा ना बेटा। अब यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है लिथियम में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि नाइट्रोजन में। देखो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 है ना बेटा? नो सॉरी 5 है। तो 5 इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके न्यूक्लियस से ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द लिथियम। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो लॉस है, जो लॉस होना है वो आसानी से नहीं होगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन एज वी हैव गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हर एक दूसरे या अगले एलिमेंट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ही ज़्यादा होता जा रहा है। तो जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे लूज करेगा क्या? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लूज द इलेक्ट्रॉन, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखेगा। एंड ड्यू टू दिस द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस, जिसके कारण एटॉमिक किसी भी एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा। और तो और इनका एटॉमिक साइज जो होता है बेटा वो देखो छोटा होता जा रहा है ना। क्यों एटॉमिक साइज छोटा हो जा रहा है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ लगता है बेटा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे लगता है। हर बार मैंने बोला है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का लगता कहाँ पर है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे लगता है। और जब जब लगता जाएगा वो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रिक होता जाएगा, न्यूक्लियस के क्लोज आता जाएगा और एटम का साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। एम आई क्लियर?
तो ये तो बात हो गई आपका मेटॉलिक कैरेक्टर जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो क्या होता है, मेटॉलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। वहीं अगर मैं आपको की अगर ग्रुप में बात करूं, यहाँ पर मैंने फर्स्ट ग्रुप कंसिडर कर लिया है जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम है और सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, इलेक्ट्रॉन एक एक एक। इसे आप इग्नोर कर दो, ये नहीं है, ये है, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है। तो हो क्या रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो बढ़ता जा रहा है ना। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप आते हैं, ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं, तो हमारा एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ रहा है और हमारे ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। लेकिन जब मैं पीरियड में बात करूंगा तो पीरियड में यानी लेफ़्ट टू राइट जाने में हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और वहीं ग्रुप में आने ऊपर से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। यही कैरेक्टर पूछता है बेटा कि क्यों ऐसा होता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। पहले में एक शेल था, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। तो हो क्या रहा है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर देखो बेटा, एक छोटा सा डिस्टेंस 1 यूनिट है, हाँ, यहाँ पे 2 यूनिट हो गया, यहाँ पे 3 यूनिट हो गया, यहाँ पे 4 यूनिट हो गया। तो कहने का मतलब है डिस्टेंस इस तरीके से बढ़ता जाता है ड्यू टू द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेल, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। और वहाँ पर एटॉमिक साइज क्यों कम हो रहा था, ड्यू टू द increasing of force of attraction between the nucleus and the outermost shell। outermost shell और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए एटॉमिक साइज कम होता है। ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, इसलिए एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। अच्छा, अब इसमें देखो बेटा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा था, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा क्योंकि देखो ना डिस्टेंस दूर होता जा रहा है इलेक्ट्रॉन और ऑलरेडी सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना बेटा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखो ना दूर होता जा रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होगा, बड़े आसानी से होगा क्योंकि न्यूक्लियस तो उसको पकड़ के रख ही नहीं पाएगा ना बेटा। और पीरियड में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा था, तो न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख पा रहा था। यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दूर हो रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से लूज होगा, जिसके कारण ग्रुप में मेटॉलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट में मेटॉलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो आपको ये मेटॉलिक कैरेक्टर समझ में आ गया। तो आपको लिखना क्या है, कैसे है कि ग्रुप में मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज वाइल नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। बट व्हेन वी टॉक अबाउट आवर ग्रुप, जब हम ग्रुप की बात करेंगे लेफ्ट टू राइट, जब हम ग्रुप की बात करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो इसमें होता क्या है बेसिकली, इसे थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें मेटॉलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटॉलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो आइए मैं इसे समझाता हूं, आप इसे लिखेंगे कैसे। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे आइए कैरेक्टर्स की। तो जैसे कि आप सबसे पहले देखते हैं कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व किए हैं। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के कारण न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। ओके, न्यूक्लियर चार्ज कैसे इंक्रीज हो जाएगा बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है, यानी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन का साइज बढ़ता है और न्यूक्लियस क्या करता है, उसकी टेंडेंसी होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपनी तरफ पुल करता है। सो न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली बढ़ता है क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने उसके अंदर प्रोटॉन होंगे। अगर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब इलेक्ट्रॉन 8 है और उसके अंदर प्रोटॉन भी 8 है,
न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। सिंपल भाषा में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग, और प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। सिंपल है फंडा। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और एटॉमिक साइज क्या होगा, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, आप वीडियो को फिर से प्लेबैक कर लो। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, साइज इसका धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। इफ द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जो आउटर मोस्ट शेल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होकर छोटा होता जाएगा और न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेगा। तो बेसिकली लिथियम का एटॉमिक साइज बड़ा होगा, बेरिलियम का उससे छोटा, बोरॉन का छोटा, कार्बन का छोटा, नाइट्रोजन का उससे छोटा। सो बेसिकली होगा क्या, एटॉमिक साइज स्टार्टेड टू डिक्रीजिंग व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड टाइटली, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली फिट होता जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली हिल्ड हो जाएंगे, एंड हेंस इट इज ईजी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। और यानी जो मेटल का कैरेक्टर है इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करना, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो मेटालिक कैरेक्टर ऑटोमेटिकली तो डिक्रीज होना ही है ना बेटा। जो उसकी टेंडेंसी है, मेटालिक कैरेक्टर का टेंडेंसी क्या होता है कि टू ईज इलेक्ट्रॉन, टू लूज द इलेक्ट्रॉन वेरी इजिली। बट इस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजिली लूज नहीं हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग व्हाइल वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो आपका मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। तो यहां पर एक चीज आप समझ गए कि मेटालिक कैरेक्टर व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट डिक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये जब मैं आपसे ग्रुप में बात करता हूं बेटा, जब ग्रुप की बात करता हूं तो मैं यहां बोल सकता हूं कि मेटालिक कैरेक्टर जो मेरा है वो डिक्रीज होगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर मेरा इंक्रीज होगा। एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा तो इंक्रीज होगा ना बेटा। अब मैं बात करूंगा आपसे ग्रुप की। तो ग्रुप में सबसे पहले क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, देख लो 1 3, तो सोडियम का 11 बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज यहां पर बेटा डिक्रीज होगा। यहां पर न्यूक्लियर चार्ज क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन एक है। सो एटम का साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। सो एटॉमिक साइज विल डिक्रीज, इंक्रीज, सॉरी। ये तो बेटा मैं ग्रुप की पे, ये मैंने लेफ्ट टू राइट बात कर लिया, पीरियड पे बात कर लिया। अब मैं ग्रुप पे बात कर रहा हूं, तो ग्रुप में इसका सब उल्टा हो जाएगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, ये एक तो ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब मैं ग्रुप पे बात करूंगा बेटा, इसके पहले मैंने पीरियड पे बात किया था, दिस इज माय P2 पीरियड पे। अब मैं G1 ग्रुप पे बात कर रहा हूं। तो जब एक न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। सिंपल लॉजिक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स आर लूज टाइटली, आई मीन इलेक्ट्रॉन आर हिल्ड लूजली। यहां पर टाइटली की जगह आ जाएगा लूजली। क्यों लूजली होगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बेटा, न्यूक्लियर चार्ज बेटा कम हो गया ना। इलेक्ट्रॉन का आपने अभी डायग्राम देखा था, साइज बड़ा होता जा रहा है, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से लूज हो जाएगा। है ना, राइट ना। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस करना मेटल के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज उसका कम हो गया है। एंड हेंस इट इज ईजी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को लॉस करना उसके लिए आसान हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। कब, अब मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं। जो आपने पीरियड में लिखा उसका पूरा उल्टा आप ग्रुप में लिख दो, और कॉन्सेप्ट वाइज लिखना है, मैंने जैसा भी आपको बताया है। सो मेटालिक कैरेक्टर विल ऑल्सो इंक्रीजेस। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। सो जब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, व्हाइल वी आर कमिंग डाउन टू द ग्रुप। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। और जब मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाऊंगा
तो मेरा मेटेलिक कैरेक्टर लूज कम होगा, डिक्रीज होगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस आसानी से नहीं होगा, जिसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। सो आई होप आपको यहां पर मेटेलिक कैरेक्टर समझ में आया होगा। अब दूसरे कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो आइए पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर्स कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक सोडियम एलिमेंट लिया है, उसको रिएक्ट करूँगा कैल्शियम के साथ, तो सोडियम की जो वैलेंसी है वो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट की 1, और जो कैल्शियम है उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो कैल्शियम को दे देगा। जैसे ही सोडियम ने अपना ये एक इलेक्ट्रॉन दिया, कहाँ पर, सोडियम को, तो उसी के साथ सोडियम के पास 2, दैट इज़ 2 और 8, सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और कैल्शियम का भी जो ऑक्टेट 287 था इनकम्प्लीट, 288 से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आपके मेटल स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि जो ये जो सोडियम है, चूँकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये पॉजिटिवली काम करेगा, क्योंकि प्रोटॉन इसमें बढ़ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, कैल्शियम। और कैल्शियम कैसा प्रॉपर्टी शो करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई एज कंपेयर टू द प्रोटॉन। क्योंकि जैसे सोडियम की मैं बात करूं, सोडियम के पास इनिशियल लेवल पे 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो अब प्रोटॉन कितना हो गया, 11, और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10, जो कि इक्वल नहीं है, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। तो जो पॉजिटिव प्रोटॉन है वो बढ़ गया, इसीलिए सोडियम पॉजिटिव काम करेगा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम का कितने प्रोटॉन है, कैल्शियम में प्रोटॉन कितने होते हैं, जो उनका एटॉमिक नंबर होगा दैट इज 17, और उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है, तो अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18, और प्रोटॉन कितना रह गया, वो तो 17 ही रह जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल। तो अब यहाँ पे कौन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पावर कैसा कंसीडर करता है, नेगेटिव। तो कैल्शियम कैसा काम करेगा, नेगेटिव काम करेगा, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी का कैसे पता करोगे, नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है या गेन कर रहा है, आप यूँ बोल सकते हो। तो जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो एनायन फॉर्म करेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर शो करेगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा वो पॉजिटिव काम करेगा और कैटायन का काम करेगा। ये आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसे कहते हैं। अब इस बेसिस पे हम अपने पीरियोडिक टेबल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने आपको बताया कैल्शियम अट्रैक्ट कर रहा है, ऑक्टेट पूरा कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अब आप देखो यहाँ ध्यान से, जब हम अपने पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, व्हेनेवर वी आर गोइंग लेफ्ट टू राइट, क्या होता है बच्चा, इसमें होता एक चीज़ है कि आपका जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो आप मुझे बोलो कि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का निकल पाना यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होना आसान होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होगा क्या जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे? नहीं होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि लॉस तो हो ही नहीं रहा है। लॉस नहीं हो रहा है मतलब अट्रैक्ट हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होगा तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पे कम, ठीक है, यहाँ पे भी कम, यहाँ पे भी कम। तो हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग, इट्स मीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजिंग। और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्टीमेटली क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आइए अब इसके कैरेक्टर और फीचर की तरफ से समझते हैं। कर रहे थे पीरियोडिक टेबल में, जब हम किसी पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। आपने देखा भी डायग्राम में। न्यूक्लियर चार्ज उसका क्या हो रहा है? इंक्रीज होगा, क्योंकि एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बढ़ रहा था, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, इसीलिए एटॉमिक साइज भी उसका घटेगा, उसका एटॉमिक साइज घटेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो कोई चीज ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट होती जाती है, छोटी होती जाएगी। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। क्या होगा? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, जो एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की जो टेंडेंसी है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर इंक्रीज होगी। तो ये तो होगी बेटा जब हम पीरियड पे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे ग्रुप की। ओके स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पर ग्रुप में बात करने वाला हूँ। तो जब मैं ग्रुप में बात करूँगा तो होगा क्या? एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इनमें न्यूक्लियर चार्ज भी, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, हमेशा याद रखना, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज किसके बीच में होता है? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के कारण मेरा यहाँ पर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, बट न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। और जब न्यूक्लियर चार्ज यहाँ डिक्रीज होगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होना है, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे ना बेटा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? यहाँ पे कम हो रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को जो बाइंड करने की जो टेंडेंसी है न्यूक्लियस की, वो यहाँ पे कमज़ोर होती है, आपको दिखेगी। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, टेंडेंसी ऑफ टू अट्रैक्ट द न्यूक्लियस, आई मीन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कम होगी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यहाँ पर बढ़ेगी, जस्ट अपोजिट टू आपका पीरियड। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में बढ़ रहा है, पीरियड में घट रहा है। ये सब कुछ डिपेंड करता है बेटा न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। यहाँ पर देखो न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया ना, डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण। तो न्यूक्लियर चार्ज जब जब कम हो जाता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होने की जो ये है पॉसिबिलिटी, वो बढ़ जाती है, ठीक है। ओके, तो अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि समराइज़ कर देता हूँ मैं कि कैसे किसी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज़, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रही है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कम होती है, मेटालिक कैरेक्टर भी उसका डिक्रीज़ होता है। और वहीं जब मैं ग्रुप की बात करूँगा, आई मीन ग्रुप की बात करूँगा टॉप टू बॉटम, जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊँगा तो वहाँ पर एटॉमिक साइज़ आपका इंक्रीज़ होता है,
इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ जाता है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी आपकी यहाँ डिक्रीज हो जाती है और नॉन मेटल कैरेक्टर भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। सो ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। ग्रेडेशन ऑफ हेलोजन फैमिली है, वो सिर्फ आप रीड कर लीजिएगा। जैसे ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो एलिमेंट्स है, पहले दो जो गैस है, एक उसमें लिक्विड है ब्रोमीन, और आयोडीन जो होता है वो सॉलिड होता है, उसका स्टेट आपको बता देना। और जस्ट फॉर योर नॉलेज कि वो हेलोजन ग्रुप को बिलोंग करते हैं, 17 ग्रुप। सो आई होप यहाँ पर ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। बेटा ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, मैं जानता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही इतना बड़ा था, इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर से क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सो इस वजह से ये सेशन में आपके सामने लेकर आया। सो आई होप आपको मेटालिक, नॉन मेटालिक, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपका अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कीजिए, इंडिविजुअल मुझसे बात कीजिए, मैं हर एक स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर ज़रूर करवाऊँगा। सो आज के सेशन के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।